This is our unit 7 of psychology class 12th social influence and group processes। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, ग्रुप के क्या नॉर्म्स होते हैं, इन ग्रुप्स के ऊपर हमारी सोसाइटी का किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है और उस इन्फ्लुएंस के बाद हम हमारे ग्रुप्स के अंदर किस तरह के चेंजेस करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? नॉर्मली हम यही जानते हैं कि वही इसकी डेफिनेशन है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो उस गैदराइजेशन को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। यहाँ डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। मीन्स ग्रुप एक इस तरीके से डिफाइन की गई टर्म है जिसके अंदर 2 और मोर इंडिविजुअल्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज सिस्टम में इकट्ठे होते हैं। हु आर इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट, हु हैव कॉमन मोटिव्स। ये वो लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं है कि ग्रुप उन्हें हमेशा पकड़ कर रखेगा, इंडिपेंडेंटली ग्रुप में रहकर अपना काम करते हैं। और ये ग्रुप में रह क्यों रहे होते हैं? क्योंकि इन लोगों के जो मोटिव्स होते हैं वो सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स अमंग इट्स मेंबर्स। और ये जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनके अपने सभी के अलग अलग रोल होते हैं। उन रोल के बेस पे इनका एक रिलेशन होता है जिसको ये कंप्लीट करते हैं। एंड हैव नॉर्म्स, और इस ग्रुप के पर्टिकुलर नॉर्म्स मीन्स नियम होते हैं, स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है दैट रेगुलेट द बिहेवियर्स ऑफ इट्स मेंबर्स, ताकि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ग्रुप क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हैं आपस में जो टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, जिनके मोटिव सेम्स होते हैं, जिनके पर्टिकुलर कुछ रोल्स होते हैं। और ऐसा ग्रुप जिसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, मींस नियम होते हैं, वैल्यूज होती हैं, जो कि उस ग्रुप के मेंबर्स को टाइम टू टाइम क्या करती रहती हैं? रेगुलेट करती रहती है। आप लोग रोड पे खड़े हैं, यूं ही कोई एक पर्सन आकर आपके साथ बात कर रहा है, फिर आप दो को देखकर एक थर्ड पर्सन और आपके साथ आकर बात करने लग जाता है। तो मान लीजिए आप 3 लोग खड़े हैं, तो हम क्या उसे ग्रुप बोलेंगे? नहीं, हम उस इकट्ठे होने को ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि एकत्रीकरण नहीं था। हम ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे नहीं हुए हैं, ना ही हम ऑर्गेनाइज तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना ही हमारे कोई मोटिव्स कॉमन है। हम यूं ही फ्री थे तो आपस में हमने बात कर ली। तो आप लोग ये दिमाग में रखेंगे कि जब भी किसी कॉमन मोटिव को गेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उस इंटरेक्शन को, उस कॉमन मोटिव के साथ इकट्ठे हुए लोगों के सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। तो देखिए ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं, इन ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप की आएगी सोशल यूनिट। कि आप लोग जो भी ग्रुप बनाते हैं वो सब आप एक सोसाइटी में रहकर बनाते हैं। अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु परसीव देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू द ग्रुप। मीन्स ये जो ग्रुप होता है वो एक तरह की सोशल यूनिट होती है। वो सब लोग इसलिए एक ग्रुप में रह रहे होते हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर समझते हैं और उनके मोटिव सेम हो रहे हैं। और वो मेंबर समझते हैं तभी वो लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रुप के मायने के अंदर देखते हैं और अपनी पहचान भी ग्रुप से ही बताते हैं। जैसे मान लो कोई 2 अलग अलग पार्टी के पर्सन है, उसको हमने सोशल यूनिट में कैसे डिस्क्राइब करना है कि एक ये कह रहा है कि मैं बीजेपी का मेंबर हूं, तो वहां पर सोशल यूनिट क्या हो गई उनकी कि वो कौन से ग्रुप के मेंबर है? बीजेपी। और ये बीजेपी क्या हो गई उनकी आइडेंटिफिकेशन? सोशल यूनिट। एक कह रहे हैं कि आई एम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस उसकी सोशल यूनिट हो गई। और कांग्रेस की वजह से वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं एक कांग्रेसी हूं, तो मींस उसकी सोशल यूनिट कांग्रेस है, इसीलिए वो उस ग्रुप का हिस्सा बना है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप की क्या है? कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सभी ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि उनके जो मोटिव्स होते हैं, उनके जो एम्स होते हैं वो सभी कॉमन होते हैं।
इन सभी लोगों का जो एम होता है वो कॉमन होता है। मान लो बीजेपी पार्टी है, अपने एक पार्टी को ही लेके चलते हैं कि एक बीजेपी पार्टी है, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनका सबका एम मोटिव क्या होगा कि हमें हमारी सरकार लानी है, हमें हमारी पार्टी के लिए काम करना है, हमें अपनी ग्रोथ करनी है। तो जो भी उनका ग्रोथ है, पार्टी को आगे लेके जाना है, ये सारे मोटिव्स, ये सारे गोल्स उन पार्टी मेंबर्स में कॉमन होंगे, तो इसीलिए ग्रुप बन जाते हैं। इंटरडिपेंडेंट, ग्रुप को ग्रुप तभी कहेंगे क्योंकि इसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंट का मीन्स है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई पर्सन किसी काम के लिए किसी पर डिपेंड होता है, जैसे मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो रूल्स बहुत अच्छे बनाता है, तो हम उस पर डिपेंड है कि ये जो रूल बनाएगा हम उस पर चलेंगे। कुछ ऐसे अच्छे होते हैं जो उन रूल्स को इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम उन पर डिपेंड होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन जो सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर किसी का अपना एक अलग पहचान होती है ग्रुप में, और हर कोई पर्सन अपने आप में स्पेशल एक स्पेशलिटी लेकर आता है ग्रुप में, और उस स्पेशलिटी की वजह से ही हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपका भी कोई ग्रुप है और आपको ऐसा लगता है कि हम एक सोशल यूनिट हैं, हमारे मोटिव सेम है, हम काम के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इट मीन्स देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके ग्रुप के अंदर है। जॉइंट एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है कि साथ मिलकर एक ग्रुप के अंदर काम करना, कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ग्रुप की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो जॉइंट एसोसिएशन से होगा, मीन्स भाईचारे के साथ मिलकर होगा। ग्रुप की एक और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आपका ग्रुप बन जाता है तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप लोगों का इंटरेक्शन भी एक दूसरे के साथ बढ़ता चला जाता है। कि आप एक दिन तो एक दूसरे से मिले, फिर सालों साल नहीं मिले, तो स्टूडेंट्स हम उसे ग्रुप नहीं कहेंगे। आपका हर हफ्ते 10 दिन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ड्रॉबैक्स पता चल रही हैं, उसके अंदर आप सुधार ला रहे हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वीकनेस, स्ट्रेंथ पता लग रही है बात करने से। तो ऐसा अगर आपका कोई गैदर ऑफ पीपल कुछ यूनिट है तो वो ग्रुप है। रोल्स एंड नॉर्म्स, देखो कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप अगर आपने बनाया है, चाहे वो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या किसी पार्टी के अंदर, किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में, तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म हो वो आपका ग्रुप, लंबे समय तक चले, तो उसके अंदर आपको रोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि कौन से पर्सन का क्या काम रहेगा, और उसी के साथ साथ उन रोल्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए क्या बनाई जाते हैं, कुछ नॉर्म्स, मीन्स नियम लागू किए जाते हैं कि जो हमारे इस ग्रुप का मेंबर है उसे पर्टिकुलर इन नॉर्म्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी मेंबर दिस ग्रुप। तो इस तरह से ये आपके ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रुप एक सोशल यूनिट होती है, ग्रुप के मोटिव्स और गोल्स कॉमन होते हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ग्रुप का जो काम होता है वो जॉइंट एसोसिएशन पर डिपेंड करता है, ग्रुप के लोग आपस में टाइम टू टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं, और ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर रोल्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं। अब देखिए, ग्रुप कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कलेक्शंस ऑफ पीपल। हम लोग क्या है, ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं कि जो भी कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है, 2-3 लोगों का आपस में इकट्ठा होना ग्रुप होता है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और नई टर्म्स भी जानेंगे जो कि ग्रुप जैसी है लेकिन ग्रुप नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है, क्राउड। इट मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और सिचुएशन बाय चांस। जैसे मान लो सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, तो एकदम से लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो आप बताइए, क्या उन लोगों का मोटिव, गोल, इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो लोग आपस में? क्या कोई पर्टिकुलर नॉर्म होता है? नहीं होता ना। तो देखो, लोग तो यहाँ पर भी इकट्ठे हुए, तो इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना क्राउड होगा, ना कि ग्रुप। तो ये ग्रुप नहीं होगा, क्राउड का एग्जाम्पल होगा कि सडनली एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इट विल नॉट बी ग्रुप। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई एक ऐसा केस बनाकर दे दिया और आपसे पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो कुछ बच्चे लोगों के इकट्ठे होने को ही दिमाग में रख लेते हैं कि लोगों का इकट्ठा होना ग्रुप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप सिर्फ वही एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन हो, कॉमन मोटिव्स हो। दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, टीम। देखिए, मेंबर्स ऑफ टीम ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस।
ग्रुप की तरह ही एक और ग्रुप अपने जैसे बोल रहे हैं कि ये स्पेशल काइंड के ग्रुप्स होते हैं टीम। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन ग्रुप एंड टीम, तो देखिए ये जो टीम होती है वो एक तरह के स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं, और इन लोगों के अंदर जो स्किल्स होती है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब कमेंडेबल स्किल्स होती है टीम्स के अंदर, और ये लोग बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर गोल या पर्पस को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम किसी खेल से रिलेटेड टीम की बात करें, जैसे क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम के अंदर हम उसी मेंबर को इंक्लूड करेंगे ना जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होंगी, मतलब बहुत अच्छा स्किल्ड होगा पर्सन, और साथ में वो अपने खेल से बहुत ज्यादा कमिटेड होंगे, और उन सभी का पर्पस क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह का जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, टीम होता है। और जो टीम के अंदर एक और जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है कि एक टीम तभी जीतेगी जब उसके अंदर जो एफर्ट्स होंगे वो सब प्लस में होंगे, मींस म्यूचुअली एफर्ट होंगे, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। टीम के अंदर अगर एक पर्सन अच्छा खेल रहा है, बाकी के कैंडिडेट्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वो टीम जीत नहीं पाती है। हाँ, कभी डेस्टिनी काम कर जाती है कि एक के खेलने से भी जीत जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो टीम का फोकस होता है म्यूचुअल एफर्ट्स पर। एक ग्रुप ऐसा भी होता है ऑडियंस जैसा कि दे आर असेंबल्ड फॉर स्पेशल पर्पस, मे बी टू वॉच अ क्रिकेट मैच और मूवी। देखो ऑडियंस भी एक कॉमन ग्रुप नहीं है। ऑडियंस हम उन लोगों को बोलते हैं कि जो लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो इकट्ठे नहीं रहते, वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। क्या टीम के अंदर ऐसा होगा कि अगर एक मैच किसी टीम ने जीत लिया तो क्या उसके बाद वो खिलाड़ी वापस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो टीम में ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है। लेकिन ऑडियंस के अंदर क्या है कि आप कोई मूवी देखने गए, वहां पर बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं, आप कोई क्रिकेट मैच देखने गए, वहां भी बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं, तो आप सब लोग क्या कंसीडर हो गए, ऑडियंस, जो कि एक पर्पस के लिए इकट्ठे हुए, मूवी देखने का पर्पस, क्रिकेट देखने का पर्पस, और जैसे आप अपना पर्पस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप डिस्पर्स हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि क्राउड भी एक तरह का ग्रुप है, लेकिन इसको बिल्कुल ग्रुप बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्राउड के अंदर लोग सडनली किसी सिचुएशन पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्राउड, टीम और ऑडियंस में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। अब देखिए कि क्या ग्रुप और टीम जो एक तरह का ग्रुप है, इनमें भी क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। देखो इनमें दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस वाइज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज। परफॉर्मेंस वाइज अगर अपने देखें कि जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो सभी इंडिविजुअल मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। मींस कोई भी इंडिविजुअल कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो ग्रुप के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर अपने टीम की बात करें तो टीम के अंदर क्या है, बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस एंड टीम वर्क मैटर, मतलब इसमें कम या ज्यादा नहीं होता, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता, वो कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ग्रुप और टीम्स अलग होते हैं, इनका परफॉर्म करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और अगर हम बात करें ग्रुप और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो भी बिल्कुल डिफर है। कैसे? जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते, वो एक या दो मेंबर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता, टीम के अंदर सभी का म्यूचुअल एफर्ट जरूरी होता है। तो टीम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, चाहे टीम का एक लीडर ही क्यों ना हो, लेकिन सबका म्यूचुअल एफर्ट मायने रखता है। और ग्रुप के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, एक लीडर के ऊपर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम, परफॉर्मेंस वाइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज। आइए अब देखते हैं कि व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, कि क्या रीजन है कि लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। तो देखिए क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि लोग ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो आपकी सेफ्टी नहीं रहती, कभी भी कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सोशल यूनिट में काम कर रहे हैं, तो यू फील सिक्योरिटी,
तो अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए भी लोग ग्रुप्स के मेंबर बन जाते हैं। स्टेटस, अगर आप अकेले हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो अकेले लोगों की पहचान थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आपका ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आप अगर एक पावरफुल ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, तो हम भी फील करते हैं कि दैट वी आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ पावर। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वो पावर मिल गई है। ठीक है, तो सेंस ऑफ पावर फील करने के लिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड फील करवाने के लिए, अपना स्टेटस प्लस में लाने के लिए भी हम ग्रुप के अंदर जुड़ जाते हैं। थर्ड रीजन कि हम ग्रुप के मेंबर क्यों बन जाते हैं, हम क्यों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेल्फ एस्टीम के लिए। देखो, जो ग्रुप होते हैं वो हमें सेल्फ वर्थ की फीलिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आप ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं तो बाकी के ग्रुप मेंबर्स आपको वर्दी फील करवाते हैं कि दैट यू आर वेरी यूजफुल फॉर आवर ग्रुप, आप बहुत सेल्फ एस्टीम्ड है, और वो सेल्फ एस्टीम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर कोई पर्सन चाहता है कि उसके एफर्ट्स को दुनिया देखे, पहचाने, तो उसी सेल्फ एस्टीम को और अपने आप को वर्दी कहलाने के लिए वी जस्ट गेट अ मेंबर ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट रीजन, सेटिस्फिकेशन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। देखो, बहुत हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ साथ सोशल नीड्स भी होती है। तो जैसे कि मान लो हर पर्सन ये चाहता है कि वो बताए कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, कि और वो मतलब वो चाहता है कि मेरे ऊपर कुछ लोग ध्यान दे, मैं भी किसी से प्यार करूं, कोई मुझे भी प्यार करे, मेरे पास भी पावर हो। तो ये साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये ग्रुप आपकी हेल्प करता है कि आपके दुख में आपके साथ होगा, आपकी खुशी में उसको सेलिब्रेट करेगा ग्रुप। तो हर पर्सन अपने आप को दोनों सिचुएशंस में कंप्लीट देखना चाहता है, साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशंस। तो ये नीड सिर्फ ग्रुप में रहकर ही कंप्लीट हो सकती है। नेक्स्ट, गोल अचीवमेंट। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक अलग पर्सन है जिसका सेम गोल है और आपसे अकेले वो गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, ताकि उस गोल को आप इंडिविजुअली एफर्ट के साथ साथ ग्रुपिंग एफर्ट डालकर जल्दी पूरा कर सके। नेक्स्ट और लास्ट रीजन कि हम ग्रुप क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखो, आप जितना ग्रुप में रहेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो उतना ही इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होती है और आपका नॉलेज वाइड होता है। तो नॉलेज वाइड करने के लिए और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, रिसीव करने के लिए या देने के लिए हर सिचुएशन में ग्रुप बहुत नेसेसरी है। So these are the reasons why do people join groups। आगे देखिए कि कंडीशंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, कि अब हमने सोच लिया कि ग्रुप का मेंबर बनना है, तो कंडीशंस क्या होती हैं, मेनली हम किस तरह के ग्रुप के मेंबर बनते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमिटी, कि हम लोग उस ग्रुप के मेंबर्स बनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर हमारे इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये सब चीजें क्या हो, बहुत ज्यादा कॉमन दिखे। मीन्स आपको ऐसे लगे कि ये जो ग्रुप है इनकी वही थिंकिंग है जो 90% मेरी है। तो आप लोग उसी ग्रुप को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका इंटरेस्ट आपके लेवल का होता है, मीन्स आपसे मिलता जुलता होता है। तो जहां पर प्रोक्सिमिटी ज्यादा होती है वहां पर आप उस ग्रुप के साथ आप जुड़ जाते हैं। मीन्स अगर आपको बीजेपी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप बीजेपी के साथ ही जुड़ेंगे, कांग्रेस के साथ थोड़ी जुड़ेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड उसकी तरफ पॉजिटिव है। सेकंड रीजन सिमिलैरिटी, कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे और दूसरे लोगों के बिहेव के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं और सिमिलैरिटी सभी को पसंद होती है और सब लोग अपने ही जैसे लगने वाले और सोचने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जैसे कि you like playing football and another person in your class also loves playing football, there is a matching of your interest, there are higher chances that you may become friends। जब दो फ्रेंड्स जिनके इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट में सिमिलैरिटी है, तो 100% चांस रहता है कि वो लोग दोनों ग्रुप फॉर्मेट कर ले, ग्रुप बना ले। थर्ड रीजन की थर्ड कंडीशन क्या है ग्रुप फॉर्मेशन की, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। जब हमें ऐसे लगता है कि पर्टिकुलर पर्संस के मोटिव्स और गोल्स इक्वल हैं और हमें इंटरेस्ट आएगा अगर हम सेम पर्पस, सेम मोटिव के साथ काम करेंगे,
लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तो सेम मोटिव और सेम गोल्स हो, तो अगर ऐसी कंडीशंस आपके फेवर में होती है कि प्रॉक्सिमिटी भी है, सिमिलैरिटी भी है, गोल्स और मोटिव्स भी सेम है, तो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो कोई भी पर्सन ग्रुप को फॉर्मेट करने में देरी नहीं करता। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। देखिए, जब भी ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप की कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होंगी। तो सबसे पहले अगर हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं तो पहली स्टेज जो हमारी आती है वो है फॉर्मिंग स्टेज, जिसके अंदर क्या है, अभी अभी ग्रुप बनाना ही है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नए नए लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे फर्स्ट टाइम। वो लोग एक दूसरे के लिए नॉन भी नहीं होते, अननोन होते हैं, पहली बार मिल रहे होते हैं। उन्हें अपने गोल्स मोटिव्स के बारे में कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती, अंदर से एक्साइटमेंट भी होती है। जैसे मान लो, आपको मैं एग्जांपल दूं चक दे इंडिया मूवी का, अगर वो आपने देखी है, उसमें अलग अलग स्टेट से गर्ल्स आती हैं, ठीक है। अब वहां पर इंडिया के लिए खेलने के लिए एक ग्रुप बन रहा होता है, तो वो फॉर्मिंग स्टेज थी। तो वो सब लोग एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक्साइटमेंट भी थी, एप्रीहेंशन भी थे। तो उस टाइम जब हम अनजान होते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हम इस नए ग्रुप, इस नई टीम के अंदर फिट हो पाएंगे, तो उस फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज। जब आप लोग इन सभी सिचुएशंस के बारे में सोच लेते हैं, तब आपकी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, दैट इज स्टॉर्मिंग स्टेज। इसे तूफान की स्टेज क्यों कहा जाता है? स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, क्योंकि जब ग्रुप बन गया तो ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं कि हमारे ग्रुप का जो टारगेट है, अब वो टारगेट हम अचीव कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या करें, किसको क्या कमांड दे, कौन ग्रुप को कंट्रोल करेगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, कैसे उन रिसोर्सेज को परफॉर्म करेंगे। और जब आप इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स हमारी स्टार्ट होती है नॉर्मिंग स्टेज, जिसके अंदर हम अपने ग्रुप से रिलेटेड पर्टिकुलर क्या डिसाइड करते हैं, नॉर्म्स, नियम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। जब आप लोग नॉर्म्स डिसाइड कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है परफॉर्मिंग स्टेज, जिसके अंदर ग्रुप का पर पर्सन अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस देता है। और जब वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है तो लास्ट स्टेज आपकी आती है एडजर्निंग स्टेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, in the case of an organizing committee for a school function, there may be another stage known as adjourning stage. In this stage, once the function is over, the group may be disbanded. Adjourning stage हर ग्रुप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एक इंडिया की टीम बनी अलग अलग स्टेट से आई हुई गर्ल्स से, सबसे पहले फॉर्म किया उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया, नॉर्म्स बनाए और जाकर लास्ट में परफॉर्म कर दिया। अगर वो टीम हमेशा के लिए स्टेबल रहेगी तो एडजर्निंग स्टेज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो टीम वो गोल अचीव करने के बाद डिस्पर्स हो जाएगी, टूट जाएगी, तो उस लास्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एडजर्निंग स्टेज। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। देखो, जब आप ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मिंग स्टेज की, जो आप पढ़ के आए थे कि ग्रुप के अंदर सबसे पहली स्टेज ग्रुप फॉर्मिंग स्टेज होती है। तो देखिए, फॉर्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब आपका ग्रुप बन रहा होता है, जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है, उसके लोग आपस में एक दूसरे का नाम पूछते हैं, जानते हैं कि तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, तुम क्या करना चाहते हो, तो धीरे धीरे ग्रुप की क्या बनती जाती है, एक स्ट्रक्चर बनती जाती है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जब वो स्ट्रक्चर बन रही होती है तो ग्रुप के अंदर पर पर्सन की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनको रोल्स दे दिए जाते हैं। कुछ को वो रोल्स नहीं भी मिलते, कुछ को उनको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलते, कुछ को मिल जाते हैं। रोल्स डिसाइड होते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर में नॉर्म्स, वैल्यूज, नियम बनाए जाते हैं कि क्या चीज बोलनी है, क्या नहीं बोलनी। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो एक बार समझा दिए जाते हैं और बार बार आपको नहीं बताया जाएगा कि इस ग्रुप का ये नॉर्म है। नॉर्म डिसाइड होने के बाद ग्रुप का स्टेटस क्रिएट होता है। Status refer to the relative social position given to a group members by others, जिसके अंदर प्रत्येक ग्रुप मेंबर दूसरे ग्रुप मेंबर को एक स्टेटस देता है कि भाई तेरी ये पोजीशन है, तेरी ये पोजीशन है, मतलब अपनी अपनी पोस्ट डिसाइड की जाती है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई सीनियर है, कोई जूनियर है,
वो अपने अपने एम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अंदर कोहेसिवनेस होती है कि जितना ज्यादा ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उन लोगों के अंदर जो आई सेंस होता है वो इंटरचेंज होने लगता है वी के अंदर। मतलब जब लोग वो स्टार्टिंग में आते हैं तो मैं अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को एक सोशल यूनिट समझने लगते हैं तो वो कहते हैं हमारी टीम, हमारा ग्रुप। तो ये कोहेसिवनेस तभी होती है जब आप लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जब आप इंडिविजुअली अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी यूनिट के बारे में सोचते हैं। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा कोहेसिवनेस कई बार ग्रुप के लिए खतरनाक भी हो सकती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। देखिए प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, प्री बिल्ट होते हैं, मींस पहले से ही बने हुए होते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो आप सोसाइटी मींस इन्वायरमेंट के अंदर आकर खुद बिल्ड करते हैं। प्राइमरी ग्रुप का अगर अपने एग्जांपल लें, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया तो वो फैमिली भी एक तरह का ग्रुप ही है ना, जिसमें फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट ये सब रह रहे होते हैं, ब्रदर, सिस्टर। तो वो पहले से बना हुआ ग्रुप है, वो कोई आकर आपने बनाया नहीं है, तो वो प्राइमरी ग्रुप है। जैसे कि आप किसी पार्टी के मेंबर है तो वो सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल होगा। प्राइमरी ग्रुप के अंदर ग्रुप चूज करने की कोई चॉइसेस नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में चॉइस होती है कि आप कहाँ किसके मेंबर बनना चाहते हैं। प्राइमरी ग्रुप के अंदर आपका जो इंटरेक्शन होगा वो हमेशा फेस टू फेस होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आपका इंटरेक्शन जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस हो, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फोन पर भी हो सकता है। जब आपका मन चाहे आप सेकेंडरी ग्रुप को क्विट कर सकते हैं। जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है उसके अंदर जो बाउंड्रीज होती है वो बहुत कम डिसाइडेड होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स की बाउंड्रीज बहुत ज्यादा डिसाइडेड होती है कि क्या हमें करना है, कब करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। फिर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, औपचारिक या अनौपचारिक। जैसे इसके अंदर देखिए कि कुछ लोग क्या होते हैं जो फॉर्मल ग्रुप से बिलोंग करेंगे। The functions of a formal group are explicitly stated as in the case of an office organization. The roles to be performed by group members are stated to an explicit manner. जैसे आप मान लो किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मल तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल होगा। इनफॉर्मल जो ग्रुप होगा उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती। द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन रूल्स, लेकिन इन फॉर्मल ग्रुप के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। जैसे कि मान लो एक यूनिवर्सिटी एग्जांपल होगा फॉर्मल ग्रुप का, और द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर। इसके अंदर यूं ही हम लोग जैसे मान लो मूवी देखने जा रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हो गए, दोस्तों का ग्रुप है, तो दोस्तों में कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। तो फॉर्मल हमेशा नियम कानून पर चलेगा, ठीक है, और इनफॉर्मल ग्रुप में इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। थर्ड टाइप होता है ग्रुप का इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप के अंदर देखो क्या होता है कि हम लोग अपने ग्रुप के लिए तो एक वर्ड यूज करते हैं वी, और दूसरे लोगों के ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं दे। जब हम अपने आप को पर्टिकुलर किसी ग्रुप का मेंबर मानने लगते हैं तो उसके लिए हमें इनर फीलिंग आने लगती है और हम यूज करने लगते हैं वी, हम, हमारा ग्रुप, हमारे लोग, और दूसरों के लिए हम क्या यूज करेंगे दे, तुम्हारा, तुम, यू, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे। तो इन ग्रुप में हम यूज करते हैं वी और आउट ग्रुप में हम यूज करते हैं दे। सो दीज वर योर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स।